हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, इस वीडियो में आज हम कक्षा 10 हिंदी से कृतिका पुस्तक है, कृतिका पुस्तक से अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों का यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा 2022-23 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं और उनके उत्तर भी देखते हैं। हमारा जो कृतिका पुस्तक कक्षा 10 का जो पहला पार्ट है वो है माता का अंचल, जिसके जो लेखक हैं वो है शिव पूजन सहाय जी। इसमें जो पहला है प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम यहाँ पर बात करेंगे। आप इन प्रश्नों को पढ़कर जाएंगे, इनके उत्तरों को देखकर जाएंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो भोलानाथ छोटा बच्चा होता है और वो रो रहा होता है, तो अपने साथियों को देखकर वो सिसकना रोना भूल जाता है। ऐसा क्यों, किस कारण से होता है? देखिए, इसका उत्तर जो आपको परीक्षा में लिखना है। छोटे बच्चों में अक्सर ऐसा देखा जाता है, जब उनका कोई प्रिय खिलौना मिल जाता है तो वे तुरंत ही पिछला सब कुछ भूलकर अपने खेल में खो जाते हैं। अपने साथियों को देखकर भोलानाथ को जी भरकर खेलने का मौका मिल जाता था, इसलिए उन्हें देखकर भोलानाथ सिसकना भूल जाता है। तो ऐसा उत्तर आप लिख सकते हैं। अब इसमें जो दूसरा प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, वो है, माता का अंचल पाठ के आधार पर बताइए कि भोलानाथ का अपने साथियों से, अपने पिता से अधिक लगाव क्यों था? तो भोलानाथ अपने पिता के साथ ही खेला करते थे। पिताजी उनको घूमने ले जाया करते थे, कंधे पर बैठाया करते थे, उनसे उनका प्रेम काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन माँ से भी कम नहीं था। वो इस प्रश्न के उत्तर में हम देखते हैं कि माता से बच्चे का ममत्व का रिश्ता होता है, ममता का रिश्ता होता है, ममत्व का रिश्ता होता है। वह चाहे अपने पिता से कितना भी प्रेम करता हो या पिता अपने बच्चे को कितना भी प्रेम देता हो, पर जो आत्मीय सुख माँ की छाया में प्राप्त होता है वह पिता से प्राप्त नहीं होता। देखिए, भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, बहुत प्रेम था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। लेखक ने इसलिए पिता पुत्र के प्रेम को दर्शाते हुए भी इस कहानी का नाम रखा माता का अंचल। तो आप ये समझ गए होंगे। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न इसी पाठ से है कि बच्चे माता पिता के प्रति प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। मतलब बच्चे अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति कैसे करते हैं? तो कई माध्यम हो सकते हैं उसके। तो बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कई तरह से करते हैं। जैसे कि हम पहली बात करते हैं, नंबर 1, माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। दूसरी बात है कि माता पिता को कहानी सुनाने या कहीं घुमाने ले जाने की या अपने साथ खेलने को कहते हैं, तो वो भी एक प्रकार से प्रेम है। वे अपने माता पिता से रो धोकर जिद करके कुछ मांगते हैं और मिल जाने पर उन्हें विभिन्न तरह से प्यार करते हैं। अगर उनको रो धो के जिद करके कुछ चीज़ उन्होंने मंगा ली और फिर जब वो मिल जाती है तो अपने माता पिता को प्रेम भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के खेल खेलते हैं बच्चे, और माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर, कंधे पर सवार होकर, जैसे कि भोलानाथ इस पाठ में करता था, अपने पिताजी के कंधे पर सवार हो जाता था तो, और अपने पिताजी की मूछें भी खींचता था और पिताजी को खट्टा मीठा चुम्मा
किस करता था उनको, पहले एक गाल पर फिर दूसरी गाल पर। तो ये एक प्रकार का प्रेम है माता पिता के प्रति, और माता पिता के साथ रहकर उनसे अपना प्यार अभिव्यक्त करते हैं बच्चे। तो इस प्रकार आप कुछ बिंदु लिख सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर में। अब आता है हमारे पास एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि सांप को देखकर भोलानाथ की क्या दशा हुई। जब सांप देखा भोलानाथ ने, भोलानाथ और उसके साथी जो है चूहे की बिल में पानी डाल रहे थे कि जिससे चूहा बाहर निकल जाए, लेकिन उसमें छिपा था सांप। सांप वहां पर छिपा हुआ था, तो चूहा तो निकला नहीं, उसमें से सांप निकला। तो सांप को देखकर उनकी क्या दशा हुई, तो वो चूहा निकालना चाहते, निकल गया सांप। तो क्या होगा कि सांप को देखकर भोलानाथ की दशा बेहद खराब हो गई। जैसे ही भोलानाथ ने सांप को निकलते देखा तो वह रोते चिल्लाते हुए बेतहाशा भाग निकला। कभी वह औंधे गिरता, फिर उठता, फिर चलता, तो कभी अटचिट गिरता। साथ के सब बच्चे भाग खड़े हुए और भोलानाथ गिरता पड़ता लहूलुहान घर पहुंचा। तो माँ बरामदे में चावल साफ कर रही थी, चावल अमनिया कर रही थी, मतलब साफ कर रही थी। वह सीधे माँ के आंचल में जा छिपा और सुबक सुबक कर रोने लगा। तो ऐसी दशा हुई भोलानाथ की। अब दूसरा पाठ जो कि महत्वपूर्ण है वो है पाठ जॉर्ज पंचम की नाक, जो कमलेश्वर जी द्वारा लिखित पाठ है। और सीबीएसई बोर्ड में शायद इस बार ये पाठ को कट कर दिया गया है, लेकिन उत्तराखंड बोर्ड में ये पाठ अभी शामिल है। तो हम देखेंगे प्रश्न इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेंगे कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है उससे उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है, ज्ञान होता है। उन्हें उस अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है जिसने भारत को गुलाम बनाया और यहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया था, जिसने हमारे देश की गरिमा और संस्कृति को गहरी चोट पहुंचाई, उसकी नाक ज़्यादा मूल्यवान लगती है। इससे पता चलता है कि सरकारी तंत्र के वह लोग आज़ाद होकर भी अंग्रेजों के मानसिक गुलाम हैं, क्योंकि वे अब भी जॉर्ज पंचम को सम्मान की नज़र से देखते हैं। इसलिए उनकी नाक सरकारी तंत्र के लिए मूल्यवान है। लेखक यह नहीं कहना चाहता कि अतिथि का सम्मान नहीं करना चाहिए, परंतु उनके कहने का अर्थ है कि सम्मान सामने वाले के कर्मों के हिसाब से ही होना चाहिए। तो ये समझ गए होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और उत्तर भी इसका मुझे बहुत बढ़िया लगा। आप ज़रूर इसको पढ़िएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इससे निकल के आता है इस पाठ से कि रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था। उसकी परेशानी को आप किस तरह से तर्कसंगत ठहराएंगे, उचित ठहराएंगे, मतलब ठीक है ना। तो रानी एलिजाबेथ भारत, पाकिस्तान और नेपाल का दौरा करना चाहती थी और उस देश के अनुकूल ही वेशभूषा धारण करना चाहती थी, परंतु रानी एलिजाबेथ का दर्जी इस बात से परिचित ना था कि रानी कौन से देश में कौन सी ड्रेस पहनेगी। अब क्योंकि इस बात की दर्जी को कोई जानकारी नहीं थी और ना ही कोई निर्देश मिले थे। अब प्रशंसा की कामना हर व्यक्ति को होती है और फिर महारानी के वेशभूषा की जितनी ज़्यादा प्रशंसा होती तो उतना ही उस दर्जी की भी ख्याति प्रसिद्धि होती। तो इसलिए हमारे हिसाब से उस दर्जी की परेशानी उचित ही थी, तर्कसंगत थी। अब प्रश्न आता है
महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं, उसमें अगला प्रश्न आता है कि और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। अब क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे, यहाँ पर दिल्ली के कायापलट के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए गए होंगे। नंबर 1 जो है वो है पुरानी सड़कों की मरम्मत करवाई गई होगी, जो खराब होगी उस सड़क को नया बनवाया गया होगा। सरकारी इमारतों दफ्तरों आदि में फिर से नया रंग करवाया गया होगा, पुताई करवाई गई होगी। पुराने बंद पड़े फुवारों और पर्यटन स्थलों को फिर से शुरू किया गया होगा और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफिक पुलिस का प्रबंध किया गया होगा। बिजली पानी की समस्या खड़ी ना हो, इसके लिए कारगर कार्य किए गए होंगे। अब एक प्रश्न और यहाँ पर निकल के आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए। तो क्या प्रयत्न किए उसको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्नलिखित प्रयत्न किए। अब क्रमांक 1 पर देखिए कि सबसे पहले मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की मूर्ति के पत्थर को पूरे भारत में ढूंढने निकला ताकि उसी पत्थर से वह जॉर्ज पंचम की नाक बनवा सके। दूसरी बार मूर्तिकार हिंदुस्तान के सभी नेताओं की मूर्ति के नाक का मुआयना करने निकला, वहां से भी उसे असफलता प्राप्त हुई। अब जब दूसरी बार भी कुछ हासिल ना हुआ, तब वह बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित थी, उन मूर्तियों को देखने निकला, यह सोचकर कि शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, लेकिन इन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी निकली। अंत में मूर्तिकार ने एक जिंदा नाक काटकर लगाने की बात की। तो इस प्रकार से ये नाक की बात हो गई। अब आता है कि प्रश्न है कि नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है कि नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। तो इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि यह कथन ब्रिटिश सरकार का भारत में सम्मान को प्रदर्शित करता है। भले ही भारतीय समाज उनकी चमक से ओत-प्रोत हुआ हो, लेकिन उनके लिए भारतीयों के मन में अब भी सम्मान जरा सा भी नहीं है। वे सिर्फ दिखावे के लिए उनके हाँ में हामी भरते रहते हैं, पर मन में अब भी वही गुस्सा भरा हुआ है। उसको यहाँ पर बताया गया है कि नई दिल्ली में सब था, लेकिन सिर्फ नाक नहीं थी। अब प्रश्न आता है कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। नाक लगी लेकिन अखबार चुप थे, कारण क्या था। तो जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप थे, क्योंकि उस दिन कहीं भी किसी भी प्रकार का उद्घाटन होने की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई दान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। उस दिन कोई सार्वजनिक सभा भी नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन तक नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र भी नहीं छपा था और यहाँ तक कि किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुआ था। तो यही सब कारण थे जिनके कारण अखबार भी चुप थे। अब तीसरा जो पाठ है बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, मधु कांकरिया जी ने लिखा है ये पाठ, ये साना साना हाथ जोड़ी, बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। हर वर्ष इस पाठ से प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा कभी
वर्ष नहीं होता, इससे इस पाठ से प्रश्न ना पूछा गया हो। तो हम इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न इसमें है कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक, जिसको गैंगटॉक भी कहते हैं, लेखिका को किस प्रकार सम्मोहित कर रहा था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर देखेंगे कि रात्रि के समय आसमान ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारे तारे बिखरकर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे और रात के अंधकार में सितारों से झिलमिलाता गंतोक लेखिका को जादुई एहसास करा रहा था। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित सा हो गया हो। सब कुछ अर्थहीन सा था। उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी। वह सुख की अतीन्द्रियता में डूबी हुई उस जादुई उजाले में नहा रही थी जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी। आते हैं अगले प्रश्न पे। गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो मेहनत कश बादशाहों का शहर सिंपल सी बात इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, इसलिए मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। अब इसको विस्तार से हम इसमें लिख सकते हैं कि गंतोक को सुंदर बनाने के लिए वहाँ के निवासियों ने विपरीत परिस्थितियों में अत्यधिक श्रम किया। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती हैं। उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं और वे काम करते रहते हैं। हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ जीवन बेहद कठिन है, पर वहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। इसलिए लेखिका ने इसे मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा है। समझ गए होंगे। अब एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है, वो है कि कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो कभी रंगीन पताकाएं झंडे फहराए जाते हैं, कभी श्वेत कभी रंगीन। तो किस कारण से ऐसा होता है। तो जो श्वेत पताकाएं झंडियां तब फहराई जाती हैं जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है। बुद्धिस्ट होता है जो बौद्ध धर्म को मानने वाले को बुद्धिस्ट कहते हैं। तो श्वेत पताकाएं जो श्वेत झंडियां हैं वो तब फहराई जाती हैं जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है। और कहाँ फहराई जाती हैं। शहर या कस्बे से दूर किसी वीरान जगह पर मंत्र लिखित 108 पताकाओं को फहराया जाता है। इन्हें उतारा नहीं जाता, यह समय के साथ स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। गर्मी, धूप, बरसात, ठंड जो भी है सब मौसम में ये रहती हैं और धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। इनको उतारते नहीं हैं। और रंगीन पताकाओं को किसी शुभ कार्य या नए कार्य की शुरुआत के समय फहराया जाता है। रंगीन झंडियां मतलब ये शुभ काम के लिए लगाई गई हैं। अगला प्रश्न आता है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्या हुआ कि लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी दिखाई दी, क्योंकि लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका ने जब जितेन नार्गे से उसके बारे में पूछा, उस चक्र के बारे में पूछा, तो पता चला, जितेन नार्गे ने बताया कि यह धर्म चक्र है।
इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। यह सब जानकर लेखिका सोचती है कि भारत में लोग जब भी भारत के लोग अब भी मानसिक संकीर्णता तथा अंधविश्वासों से मुक्त नहीं हुए हैं। उसे लगा कि पूरे भारत की आत्मा एक सी है और सारी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद उनके अंधविश्वास और पाप पुण्य की अवधारणाएं एक सी हैं। पूरे भारत में अवधारणाएं एक सी हैं। अब आता है प्रश्न, कटाव पर किसी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। तो इसका जो उत्तर है वो देख लीजिए आप कि कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, क्योंकि दुकान आदि ना खुलने के कारण वहां व्यवसायीकरण ज्यादा नहीं फैल पाया, जिसके कारण लोग वहां बड़ी संख्या में नहीं आते हैं और लोगों के ना आने के कारण वहां कूड़ा करकट भी नहीं फैलता है। कहने का अर्थ मतलब यह है कि कटाव पर यदि दुकान होती तो लोग वहाँ पर और दुकानें लगाते तो लोग घूमने जाते, वहाँ से खरीद के खाते, तो गंदगी वहीं फैलाते। तो अभी कटाव बिल्कुल साफ स्वच्छ है, यदि वहाँ पर दुकान होती तो कूड़ा करकट फैल जाता और ये उसके लिए वरदान बताया गया है, नहीं तो गंदगी हो जाती वहाँ पर। अब आता है अगला प्रश्न हमारे पास कि देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, हमारा उनके प्रति क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो मित्रों, ये एक वीडियो, इसमें मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपको बता रहा हूं। आपको पूरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इस वीडियो को देख लीजिए और आप प्रश्न उत्तर तैयार कर लीजिए और आप अच्छे अंक यहां पर ला पाएंगे। तो देश की सीमाओं पर बैठे फौजी उन विषमताओं में जूझते हैं जो सामान्य जनजीवन के लिए अति कठिन है। वह निम्नलिखित हैं। वह एक ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां गर्मियों में भी तापमान माइनस में चला जाता है, जहां पेट्रोल को छोड़कर सब कुछ जम जाता है। वहां भी फौज के जवान दिन रात तैनात रहते हैं, पहरा देते हैं। इसी प्रकार वे शरीर को तपा देने वाली गर्मियों में भी रेगिस्तान में रहते हुए हाँफ हाँफ कर अनेक विषमताओं से जूझते हुए कठिनाइयों का सामना करते हैं। वे दिन रात धूप छांव की परवाह किए बिना प्रकृति के प्रकोप को सहन करते हैं। वह हम सब के लिए अपने घर परिवार व बच्चों को छोड़ अपनी जान तक कुर्बान करते हैं। वह त्योहारों की खुशी से बढ़कर अपने जंग जीतने की खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। तो उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? उनके प्रति हमारा उत्तरदायित्व यह होना चाहिए कि हम उनका आदर सम्मान करें। हम उनका हमेशा ही आदर सम्मान करें। उनके और उनके परिवार के प्रति सम्माननीय भाव तथा आत्मीय संबंध बनाए रखें। उनके प्रति देश की प्रतिष्ठा और गौरव को अखंड रखने वाले महारथी के रूप में सम्मानित करें। उन्हें अकेलेपन का एहसास न होने दें। उन्हें निराशा से बचाएं। सैनिकों से दूर रहते हुए उनके हर कार्य में सहयोगी बने। हम सैनिकों से दूर रहते हैं, लेकिन तब भी हमें उनका क्या रहना चाहिए? सहयोगी बनना चाहिए। अब एक और पाठ जो कि महत्वपूर्ण है वो है मैं क्यों लिखता हूँ। ये पाठ है मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञे जी द्वारा लिखित पाठ है। अज्ञे जी महान साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने ये पाठ लिखा है मैं क्यों लिखता हूँ। उन्होंने अपने अनुभव लिखे हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आता है कि लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे कि लेखक की मान्यता है कि सच्चा लेखन भीतरी विवशता से पैदा होता है। यह विवशता मन के अंदर से उपजी अनुभूति से जागती है।
बाहर की घटनाओं को देखकर नहीं जागती है। जब तक कवि का हृदय किसी अनुभव के कारण पूरी तरह संवेदित नहीं होता और उसमें अभिव्यक्त होने की पीड़ा नहीं अकुलाती, तब तक वह कुछ लिख नहीं पाता है। तो समझ गए होंगे। अगला प्रश्न इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? तो इसको आप जरूर पढ़कर जाइएगा। लेखक हिरोशिमा के बम विस्फोट के परिणामों को अखबारों में पढ़ चुका था। जापान जाकर उसने हिरोशिमा के अस्पतालों में आहत लोगों को भी देखा था। अणु बम के प्रभाव को प्रत्यक्ष देखा था और देखकर भी अनुभूति ना हुई, इसलिए भोक्ता नहीं बन सका था। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया देखी। उसे देखकर विज्ञान का छात्र रहा लेखक सोचने लगा कि विस्फोट के समय वहां कोई आदमी खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होंगी और जो आसपास से आगे बढ़ गई होंगी, पत्थर को झुलसा दिया। अवरुद्ध किरणों ने आदमी को भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी दिखाई दे गई और इस प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। अब आता है प्रश्न, क्या बाह्य दबाव लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? कैसे? तो मित्रों, बाहरी दबाव सभी प्रकार के कलाकारों को प्रेरित करते हैं। उदाहरणतया अधिकतर अभिनेता, गायक, नर्तक, कलाकार अपने दर्शकों, आयोजकों, श्रोताओं की मांग पर कला प्रदर्शन करते हैं। आपने अमिताभ बच्चन जो हीरो है या कोई भी दूसरा हीरो ले लीजिए, उसको देखा होगा। अमिताभ बच्चन को बड़े बड़े निर्माता, निर्देशक अभिनय करने पर आग्रह ना करें तो शायद अब वे आराम करना चाहें, क्योंकि अब वो काफी बुजुर्ग हो गए हैं। तो बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित नहीं करते, अन्य क्षेत्र से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं। एक प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण है, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहां कहां और किस तरह हो रहा है? देखिए, आजकल विज्ञान का दुरुपयोग बहुत जानलेवा कामों के लिए हो रहा है। आजकल विज्ञान का दुरुपयोग अनेक जानलेवा कार्यों के लिए, कामों के लिए किया जा रहा है। आज आतंकवादी संसार भर में मनचाहे विस्फोट कर रहे हैं। कहीं अमेरिकी टावरों को गिराया जा रहा है, कहीं मुंबई बम विस्फोट किए जा रहे हैं, कहीं गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, कहीं शक्तिशाली देश दूसरे देशों को दबाने के लिए उन पर आक्रमण कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन की लड़ाई, जिसमें कि बहुत जनधन हानि हुई। जैसे कि आपने पहले देखा होगा, जैसे अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया तथा वहां के जनजीवन को तहस नहस कर डाला। विज्ञान के दुरुपयोग से चिकित्सक बच्चों का गर्भ में भ्रूण परीक्षण कर रहे हैं। इससे जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है। विज्ञान के दुरुपयोग से किसान कीटनाशक और जहरीले रसायन छिड़ककर अपनी फसलों को बढ़ा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। विज्ञान के उपकरणों के कारण ही वातावरण में गर्मी बढ़ रही है।
प्रदूषण बढ़ रहा है, बर्फ पिघलने को का खतरा बढ़ रहा है तथा रोज रोज भयंकर दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो मित्रों, मैं हूं संजीव कुमार कोहली और आप मेरे साथ देख रहे थे कक्षा 10 की कृतिका पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को। मित्रों, आप इस वीडियो को देखकर परीक्षा में जाइएगा और आप जरूर अच्छा कर पाएंगे। इस वीडियो से आप सभी प्रश्न उत्तर याद कर लीजिए और परीक्षा में लिखाइएगा। आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।